हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा जी, हमने वन जीन इंटरैक्शन खत्म कर लिया पूरा। आज हम टू जीन इंटरैक्शन और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बातें करेंगे, राइट। टू जीन इंटरैक्शन एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। वन जीन इंटरैक्शन में हमने क्या पढ़ा? मेंडल साहब ने तो वन जीन में मोनोहाइब्रिड पढ़ाया था, है ना, मोनोहाइब्रिड बताया था, जिसके बेसिस पे दो लॉज भी दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा, एक्चुअली ये लॉ ना मेंडल साहब ने नहीं दिए थे, लॉ तो कार्ल कॉरेंस दिए थे। उन्होंने तो कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे, उन्होंने तो कुछ पॉइंट्स लिखा, उनको लॉ में बदल दिया था कॉरेंस साहब ने। बात समझ में आई तो ध्यान से समझिएगा। और आपको सही बताऊं तो फर्स्ट लॉ भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं। सबसे पहला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आया था, बट अगेन एनीवेज वो एनसीईआरटी के अंदर जैसे गिवन है हम उसी को लेकर चलते हैं। तो बेटा हमने वन जीन इंटरैक्शन में मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाया, और मेंडल के बाद चार चीजें थी। मेंडल के बाद कई सारे लोग आए, कई सारी बातें की, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और प्लियोट्रॉपी, मल्टीपल एलिलिज्म। ये चार चीजें हमने मेंडल साहब के बाद जो लोगों ने काम किया उसमें पढ़ी। टू जीन इंटरैक्शन में मेंडल साहब ने तो डायहाइब्रिड क्रॉस दिया था, पढ़ चुके हैं, जिसके बेसिस पे एक लॉ भी दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज हम टू जीन इंटरैक्शन में यानी कि इंटरजेनिक इंटरैक्शन या नॉन एलिलिक इंटरैक्शन की बातें करने वाले हैं, जिसके अंदर हम दो जीन्स को लेकर बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। मेंडल साहब के बाद किसने क्या किया, ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर नहीं टॉपिक है, बहुत ही कम समय में बताऊंगा। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि पिछले 10 सालों में तीन बार सवाल आया है, इसलिए बताना जरूरी हो जाता है बेटा। चांसेस बहुत कम है सवाल नहीं आएगा, बट अगेन मैं आपके 10 से 15 मिनट लूंगा मैक्सिमम टू जीन इंटरैक्शन के लिए। फिर हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में ही पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जो कि आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। क्लियर है बात बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें क्या पढ़ना है टू जीन इंटरैक्शन में। दो चीजें पढ़नी थी सिर्फ, कॉम्प्लीमेंट्री जीन और एपिस्टासिस, राइट। सबसे पहले बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन की, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री जीन की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का मतलब है, ध्यान सुनना, जिसके बिना काम ना चले, ठीक है, जिसके बिना काम ना चले। ध्यान दीजिएगा, है ना। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, आप मानिए इस बात को। पहले आज से 5-6 साल 7 साल पहले हम बहुत ज़्यादा पढ़ाया करते थे, लेकिन अब मेरे को कितना आता है, मेरे को कितना नॉलेज है बच्चों, आपको उससे मतलब नहीं है। आपको मतलब है कि नीट में कितना पूछा जाएगा, उतना बहुत बेहतरीन करा दिया जाए। मैं बोलता हूँ जितने भी बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, मेरा जितना एक्सपीरियंस कहता है, मतलब मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया इससे पहले, तो अब यूट्यूब पे आपके सामने पहली बार ये एंटर कर रहे हैं हम लोग, तो मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया है उन सारे बच्चों के साथ बच्चों, तो आप मानिए जो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है वो नीट में निपट जा रहा है, उसका नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो मैं बोलता हूँ कि हमें अगेन वो एक मूवी है ना अक्षय कुमार की, हमें उन 20,000 मूव से खतरा नहीं है जिसको तुमने एक बार प्रैक्टिस किया है, मुझे उस एक मूव से खतरा है जिसको तुमने 20,000 बार प्रैक्टिस किया है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है इतना कंटेंट को एक बार सिर्फ नज़र मार के निकाल लिया या थोड़ा बहुत पढ़ लिया। इंपॉर्टेंट है इतना ही पढ़ा एनसीईआरटी, लेकिन इसको इतनी बार पढ़ लिया कि इससे तो मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा। नीट दूर नहीं है, मेडिकल कॉलेज आपका इंतजार कर रहा है, सिर्फ फोकस होना है। पढ़ते तो सब हैं, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप शेड्यूल बनाते हो, बिल्कुल बनाते हैं, और हम शेड्यूल को, सब लोग की बात कर रहा हूँ, जितने भी व्यूअर्स हैं यहाँ पर, आप शेड्यूल को फॉलो नहीं करते हो। एक दिन फॉलो करोगे, 2 दिन फॉलो करोगे, तीसरे दिन तोड़ देते हो। क्यों? तुम शेड्यूल क्यों बनाते हैं जब हम फॉलो ही नहीं करते? तो एक्चुअली हम शेड्यूल बनाते ही तोड़ने के लिए, यही तो हम लोग करते हैं। अच्छा, क्यों तोड़ देते हैं, क्या रीज़न है? तो रीज़न ये है कि हम वी आर नॉट रोबोट्स बेटा, हम ह्यूमन है। हम बनाते हैं कि इतने से इतने बजे तक हम पढ़ाई करेंगे, 8 से 10 हम पढ़ाई करेंगे, 10 से 10:30 खाना खाएंगे, 10:30 से 12:30 पढ़ाई करेंगे। मैंने भी अपने टाइम पे किया है,
करते 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 यहाँ तक पहुँच के एक्सपीरियंस कुछ गेन किया, उसी के बेसिस पे आपको 4 बातें बता रहा हूँ कि हम रोबोट नहीं है, हम अपना शेड्यूल अपने लिए इतना स्ट्रिक्ट बना लेते हैं कि हम फॉलो ही नहीं करेंगे। तो क्या सर तरीका क्या है इसका? तो तरीका ये है कि आज से शेड्यूल बनाना छोड़ दो। तो से शेड्यूल बनाना छोड़ देंगे, बिल्कुल ठीक है। सिंपल सी एक चीज करो, सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद एक आज टू डू बना लो। एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट उठाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री, किसी दिन केमिस्ट्री बायो, किसी दिन फिजिक्स बायो, है ना। एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं उठाने। अगले दिन आपका पेपर है जिसमें तीनों आ रहे हैं तो बात अलग है। जनरल डेज में आपको कितना करना है? सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट उठाने हैं। और आज का लिख लो टू डू कि आज मेरे को क्या करना है, राइट। अगर आज का आप लिख लेते हो कि आज मेरे को क्या करना है और आप हिट करके ही सोएंगे, मतलब वो टारगेट हिट होना ही चाहिए बेटा। वो टारगेट को आपको 100% हिट करना है, ये याद रखिएगा। मतलब जब आप सोने तब जाओगे जब आपका वो टारगेट हिट हो जाए। गद्दारी अपने आप से नहीं करोगे तुम लोग। तुम्हें पता है कि आज मेरा अगर टारगेट हिट हो गया तभी मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है। हर दिन टारगेट हिट करो। टारगेट कैसे होने चाहिए? सब बड़े? नो, टारगेट हैज टू बी वेरी स्मॉल। बहुत छोटा होना चाहिए टारगेट। टारगेट मैं आज का ही दूंगा, मैं 2 साल बाद नीट दे रहा हूँ, 1 साल बाद नीट दे रहा हूँ, 8 महीने बाद नीट दे रहा हूँ, वो मेरा टारगेट नहीं है। टारगेट बहुत छोटा है। आज का मेरे को क्या काम करना है? छोटे छोटे टारगेट पूरे करते रहो। हमारा गोल बहुत बड़ा होना चाहिए। गोल हैज टू बी रियल बिग। गोल हमारा नीट है। हर दिन के टारगेट पूरे करो। ट्रस्ट मी, आप अपना गोल कब अचीव कर जाओगे, वो सारी अचीवमेंट्स आपका इंतजार कर रही हैं, वो कब आपको मिल जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। नीट का पेपर आएगा, झटके से सीधा दोगे सिलेक्शन, सीधा मेडिकल कॉलेज, पता भी नहीं चलेगा ये सब चीज़ें कब हुई। लेकिन 2 साल का स्ट्रगल तो है। बात समझ में आई? तो 2 साल का स्ट्रगल नहीं है, एक्चुअली क्या है, 2 साल हम जो चीज़ पाना चाहते हैं उसके लिए कड़ी मेहनत करेंगे हम लोग। जो चीज़ मिल जाए आसानी से, जो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाए, वो चीज़ बेटा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। तो हम एक लास्ट बात बोलूँगा, फिर टॉपिक पे आते हैं। मंजिल, देखो रास्ते जितने डिफ़िकल्ट है ना, मंजिल उतनी ब्यूटीफुल है, ठीक है। रास्ते जितने डिफ़िकल्ट है, हम जाते हैं स्पीति वैली वगैरह सब जगह जाते हैं, रास्ते तो बहुत ही मतलब एकदम खतरनाक रास्ते हैं, लेकिन मंजिल उतनी ब्यूटीफुल है। तो हर्डल्स तो आएंगी, जितनों ने सिलेक्शंस भी लिए हैं हर्डल्स उनको भी आए हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन जीता कौन? जो उन प्रॉब्लम्स को पार किया वो जीता है। बात समझ में है? जो उन प्रॉब्लम से हार मान गया वो कभी नहीं जीता बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री चेन, जिसके बिना काम ना चले, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब ध्यान से देखो है क्या, इसका मतलब क्या है सर इस लाइन का। देखो एक एग्जाम्पल लेके तुम लोगों को मैं सिखाता हूं, एंड वो एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट्री जीन का फ्लावर कलर इन स्वीट पी। स्वीट पी, गार्डन पी की बात नहीं कर रहा हूं भाई। गार्डन पी होता है पाइसम सटाइवम, ये होता है लेथायरस ओडोराटस, लेथायरस ओडोराटस, ठीक है, ठीक है। तो ये फ्लावर कलर इन स्वीट पी एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। 2 जीन्स कंट्रोल करेंगे इसको। कितने जीन कंट्रोल करेंगे? तो 2 जीन का इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, है ना। 2 जीन कंट्रोल करेंगे। कितने दिन? जीन्स, 2 जीन्स, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, होता क्या है, एक है सबस्ट्रेट, है ना, ये कन्वर्ट होता है कुछ इंटरमीडिएट सब्सटेंस में, और ये फाइनली कन्वर्ट होता है कुछ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस में जो कि कलर देगा, क्रोमोजन। ये तो कलर है बेटा, ध्यान से सुनो, ये क्या है? कलर है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट कन्वर्ट हुआ इसमें, ये कन्वर्ट हुआ इसमें, और इसके अंदर एंजाइम लगा। कौन सा? इसके अंदर एंजाइम लगा, वो एंजाइम बनाने वाला था जीन सी, है ना, ये एंजाइम बनाने वाला था जीन पी। क्लियर है? तो अगर जीन सी और जीन पी आएगा तो ये क्रोमोजन बनेगा और तब ये कलर देगा। दिस विल इम्पार्ट कलर टू द फ्लावर। फाइन, तो ध्यान से समझना, हमने क्या किया, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल बी कैपिटल बी क्रॉस स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल पी स्मॉल पी। ये तो हम लेते हैं पेरेंट हमेशा, कैसे? प्योर लाइन, होमोजाइगस। अब ध्यान सुनो, तो ये कैसा है सर? ये पर्पल है। ये कैसा था? वाइट था।
इसका मैंने क्या किया, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, इसका करा दिया सेल्फिंग इसी से, ठीक है। जब सेल्फिंग कराया इसका तो मेरे पास ये वाले कितने आए 9, ये वाले कितने आए 3, ये वाले कितने आए 3, और बेटा जी ये वाले कितने आए 1। बात समझ में आई, एकदम एकदम क्लियर हो गई ये बात, है ना। ये वाला 1 आएगा, ध्यान देना। अब एक चीज बताओ मेरे को, ये कैसा कलर का होगा, ये डोमिनेंट फॉर बोथ, डोमिनेंट फॉर वन, रेसेसिव फॉर वन, रेसेसिव फॉर वन, डोमिनेंट फॉर वन, रेसेसिव फॉर बोथ। अब मुझे बताओ ये वाला कैसा होगा। सर दोनों जीन आ गए, दोनों जीन कैपिटल है, ये भी वर्क करेगा ये भी वर्क करेगा, क्रोमोजन दे देगा, कलर दे देगा, है ना। तो ये सर ये पर्पल होगा। ये वाला सर एक तो कैपिटल सी आ गया, ये इसमें तो कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन क्रोमोजन नहीं बनेगा, तो ये व्हाइट हो गया, ठीक है। ये वाला सर ये इसमें कन्वर्ट ही नहीं हुआ तो इंटरमीडिएट बना ही नहीं, तो ये क्रोमोजोन में कैसे करेगा, इंटरमीडिएट बना ही नहीं, क्यों, क्योंकि जीन सी नहीं है। सी कैसा है, इसमें सी कैसा है, रिसेसिव है, एक्सप्रेसिव नहीं है, तो ये कैसा होगा, कलर नहीं देगा, व्हाइट होगा। ये वाला दोनों ही रिसेसिव है, व्हाइट होगा। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, व्हाइट। तो आपका फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है 9:7। भाई 9 तो पर्पल आ रहे हैं और एक आ रहा है 7 आ रहे हैं बच्चों व्हाइट। क्लियर है बात, एकदम समझ में आया आप लोगों को। अब ध्यान से सुनना बात को। तो आपको याद क्या रखना, आपको सिर्फ ये दोनों बातें याद रखनी है बस, इसके अलावा ये सब कुछ याद नहीं रखना, है ना। मैंने आपको रीजन भी बता दिया, बट क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, एपिस्टासिस। एपिस्टासिस क्या होता है ध्यान दीजिएगा। मान लो ये कैपिटल ए है, ये इसके ऊपर डोमिनेट करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा हम लोगों ने, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंस। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है। दिस एलील इज डोमिनेंट ओवर दिस। ये तो एलील्स हैं दोनों, क्यों, क्योंकि एक ही जीन के हैं। क्लियर, कैपिटल बी स्मॉल बी, जीन बदल गया, तो ये कैपिटल ए और ये कैपिटल बी या कैपिटल ये दोनों क्या होंगे, एलील्स होंगे? नहीं सर, ये नॉन एलील्स होंगे। क्यों सर, जीन अलग हो गया तो अकल लोकस अलग हो गए सर, लोकस अलग हो गए तो एलील्स तो वो होते हैं जो सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये नॉन एलील्स हैं। क्या ये वाला इसके ऊपर डोमिनेट कर सकता है सर? अभी तक तो नहीं पढ़ा एक्चुअली। अगर ये डोमिनेट कर जाएगा इसी को बोलोगे एपिस्टासिस। एलीलिक पे डोमिनेट करना डोमिनेंस कहलाता है, और नॉन एलीलिक पे मैं लिख दूं क्या इसको कि वन जीन मास्क और हाइड्स द phenotypic expression of other gene। एक जीन दूसरे जीन के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को हाइड कर लेता है। कैसे करता है समझते हैं बात को। अगेन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा नहीं इसको डिटेल करूंगा, तो कम मतलब मैं कम बातें बताकर आपको आगे निकलना चाहता हूं इसके बारे में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक्चुअली डोमिनेंट एपिस्टासिस, इसके दो टाइप्स हैं, डोमिनेंट एपिस्टासिस और रिसेसिव एपिस्टासिस। डोमिनेंट एपिस्टासिस का एग्जांपल है फ्रूट कलर इन समर स्क्वाश। कितने जीन कंट्रोल करेंगे सर? 2 जीन कंट्रोल करेंगे, क्योंकि 2 जीन की जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली होता क्या है, ये वाला y डैश ये येलो कलर देगा, अभी एक ही जीन मानो, और ये स्मॉल y आया है तो ग्रीन कलर देगा, ठीक है। ये एक ही जीन है, कौन सा जीन सर? y। लेकिन 2 जीन है, दूसरा जीन कौन सा आया? w। लेकिन ये बोलता है कि ये एपिस्टाटिक जीन है, ये बोलता है अगर मैं आ गया तो मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अगर अपनी डोमिनेंट कंडीशन में आया तो मैं अपना कलर दूंगा। ये एपिस्टाटिक जीन है, एपिस्टाटिक जीन है। इसने बोला कि अगर मैं डोमिनेंट कंडीशन में आया तो मैं अपना कैरेक्टर दूंगा, अगर मैं रेसेसिव कंडीशन में हूं तो तुम अपना कैरेक्टर ले सकते हो। समझते हैं बात को कैसे। F2 में क्या होता है? F2 में y डैश w डैश 9 होता है, y डैश स्मॉल w कितने? 3, स्मॉल y w डैश 3, और स्मॉल y स्मॉल w a। यही होता है बेटा, ये तो आप पढ़ चुके हो F2 के अंदर। अब ध्यान से सुनिएगा,
इसने बोला कि देखो ध्यान सुनना, यहाँ पे रेसेसिव कंडीशन में एपिस्टाटिक जीन है ना, एपिस्टाटिक जीन रेसेसिव कंडीशन में, इसने बोला कि काम करो तुम अपना कैरेक्टर दे दो। इसने वाई कौन सा कैरेक्टर देता है, ये लो, तो ये वाला कैसा हो गया, ये लो। फिर यहाँ पे भी रेसेसिव कंडीशन में इसने कहा कि अभी तो मैं एक्सप्रेस नहीं होऊंगा, इसके हिसाब से स्मॉल वाई तो ग्रीन कलर देगा, ठीक है ना, तो ये ग्रीन कलर हो गया। ध्यान से सुनिएगा। अब आप बोलोगे सर ये अगर W को मैं भूल जाऊं, है ना, तो ये कैसा होना चाहिए था, सर ये वाला केस होना चाहिए था येलो। लेकिन इसने क्या बोला कि जैसे मैं अपनी डोमिनेंट कंडीशन में आऊंगा, चाहे कोई कुछ भी हो, मैं अपना कैरेक्टर दूंगा। ये अपनी डोमिनेंट कंडीशन में आ गया, सीधा कैसे कैरेक्टर दे देगा व्हाइट। इसने मास्क कर दिया, हाइड कर दिया दूसरे जीन का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को, अपना लेकर आया, है ना। ये जैसे अपनी डोमिनेंट कंडीशन में आया, सीधा व्हाइट देगा। तो व्हाइट कितने हो गए, 9 और 3 12, 3 येलो और 1 ग्रीन। तो बेटा जी इसका फिनोटिपिक रेशो क्या होगा आपका, इसका फिनोटिपिक रेशो क्या होगा, 12:3:1, 12:3:1। क्लियर है, एकदम समझ में आया। तो आपको अगेन आपको ज्यादा याद रखना है तो ये याद रखिए, इसके ऊपर आप नहीं याद रखेंगे, राइट। देन इसके रेसेसिव एपिस्टासिस की बात करता हूं। सेकंड है रेसेसिव एपिस्टासिस, इसको हम सप्लीमेंट्री जीन भी बोलते हैं, सप्लीमेंट्री जीन। ध्यान से सुनना, क्लियर है, सप्लीमेंट्री जीन भी बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, सप्लीमेंट्री जीन का मतलब होता है जो सपोर्ट करे। अभी मैं बताऊंगा, जिसके बिना काम ना चले वो कॉम्प्लीमेंट्री, और जो सपोर्ट करे वो सप्लीमेंट्री। समझेंगे अभी बात को। एग्जाम्पल है इसका कोट कलर इन माइस। समझते हैं बात को समझते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोट कलर इन माइस की बात कर रहा है। तो यहां पर एक ऐसे समझो, x जो है वो y में कन्वर्ट होता है और ये y z में कन्वर्ट हो जाता है, एक रिएक्शन चलती है, ठीक है। जीन C लगता है ना, जीन C लगता है बेटा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, x y में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर है। और फिर यहां पर जीन A लगता है तो ये y z में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर, बात समझ में आई। तो अगर ये कोई भी जीन नहीं आएगा तो ये x वाला क्या देगा, माइस का जो कलर है, माइस का जो कोट कलर है वो कैसा होगा, व्हाइट होगा। जैसे ही, ध्यान से सुनना, जैसे ये जीन सी आ जाएगा तो जीन सी का एक प्रोडक्ट होगा जो कि इस रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा और ये वाई में कन्वर्ट हो जाएगा और माइस का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक। और अगर ये जीन ए भी आ गया तो ये जेड में कन्वर्ट हो जाएगा, माइस का कलर कैसा हो जाएगा, अगाउटी। बात समझ में है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो F2 जनरेशन के अंदर क्या होता है, सर कैपिटल C A' ये 9 होंगे, कैपिटल C स्मॉल ए ये 3 होंगे, स्मॉल c कैपिटल A इधर ये 3 होंगे, स्मॉल c स्मॉल ए ये 1 होगा। बात समझ में आई, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखना, तो ये वाला जीन आया, ये इसमें कन्वर्ट हुआ, ये वाला जीन आया, ये इसमें कन्वर्ट हुआ, फाइनली कैसा हो गया, अगाउटी। ये देखो C है ना, ये C जीन आया, ये वाला इसमें कन्वर्ट हुआ, कलर कैसा आ गया, सर ये ब्लैक होगा, ठीक है। फिर स्मॉल सी कैपिटल है, सिर्फ ये वाला जीन एक्टिव है, ये नहीं है, तो कैसा होगा, गलती से भी अगाउटी मत लिखना, व्हाइट होगा ना। क्यों, जब वाई, मुझे एक चीज बताओ भाई, आपके पास ये वाला जीन है, ये नहीं है, ये नहीं है तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो ये जीन किसको कन्वर्ट करेगा, जेड में, एक्स को थोड़ी कर देगा। ये तो वाई को जानता है, वाई को जेड में कन्वर्ट करना जानता है, ये एक्स को वाई जेड में कन्वर्ट करना नहीं जानता है, एक्स को वाई में कन्वर्ट करना इसका काम है। फिर ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसको इसमें कन्वर्ट करना इसका काम होगा। तो जब यही नहीं बन रहा, क्योंकि ये जीन नहीं है तो आगे तो नहीं होगी, तो कैसा कलर होगा, व्हाइट होगा। और लास्ट वाला, कोई भी जीन, सारे जीन कैसे हैं, सारे जीन कैसे हैं, रेसेसिव है, तो रेसेसिव है तो कोई भी नहीं बन रहा, ना ये एक्सप्रेस हो रहा, ना ये एक्सप्रेस हो रहा, ये व्हाइट आ रहा है। क्लियर है बात सबको, एकदम समझ में आया आपको। तो यानी कि रेशो क्या हुआ, 9 तो सर अगाउटी आ रहे हैं, फिनोटिपिक रेशो 9 तो अगाउटी आ रहे हैं, 3 ब्लैक आ रहे हैं
और 4 वाइट आ रहा है। बात समझ में आई? ये क्या आ रहा है बेटा? अगाउटी 9:3:4 का रेशो आ रहा है, ब्लैक और वाइट। क्लियर है बात? एकदम समझ में आई आप लोगों को? इसको अब ध्यान से सुनना, दो बातें और बताता हूं। आप बोलोगे सर इसको रेसेसिव एपिस्टासिस क्यों बोला? क्योंकि आप देखो, जब रेसेसिव कंडीशन के अंदर ये वाली रेसेसिव कंडीशन, अब अगर इसको ध्यान से सुनना, सप्लीमेंट्री जीन कहला रहा है, सपोर्ट कर रहा है, यानी कि कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि ये कॉम्प्लीमेंट्री क्यों नहीं है, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री जैसे ही है। नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या हो रहा था, ये और ये आ रहा था तो एक फाइनल बन रहा था, लेकिन यहां पर ये वाला आ जाएगा तो ये बन जाएगा। कुछ कलर आया, ब्लैक कलर आ गया, इसने बोला कि एक और आया तो और बेहतर कलर बन गया। बात समझ में आई? कुछ ऐड ऑन, तो ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो इसने ये आया तो ब्लैक कलर हो गया, एक और आया तो अगाउटी हो गया, ये सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहां पर आप देखोगे ना तो इसमें इसके बिना काम ही नहीं चल रहा। मतलब दोनों जब कैपिटल आ रहे हैं तो ही कैरेक्टर आ रहा है पर्पल, एक भी आएगा तो काम नहीं चलेगा, इसमें से एक के बिना भी काम नहीं चलेगा। तो यहां पर तो एक के बिना भी काम नहीं चल रहा है, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक आ रहा है तो ये बन जा रहा है, दूसरा आ रहा है तो ये बन जा रहा है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते जा रहे हैं। तो सप्लीमेंट्री होता है कि एडिशन, है ना, सप्लीमेंट होना, एडिशन होना। तो अगर कुछ आएगा तो एक और ऐड हो जाएगा। बात समझ में आई? पहली बात। दूसरी बात, ये दोनों की, ये पूरा जितना भी मैंने पढ़ा है भी 2 जीन इंटरैक्शन, आपको क्या लगता है ये क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव? बिल्कुल सही सोच रहे हो। कैसा होगा? क्वालिटेटिव होगा। क्यों सर? क्वांटिटी की तो बात ही नहीं कर रहे हम। क्यों सर? डोमिनेंट एलील की हमने बात ही नहीं की कितने देखो, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जितना ज्यादा डोमिनेंट एलील, जितना नंबर डोमिनेंट एलील का होगा उतना ही कैरेक्टर आएगा। बात समझ में आई? लेकिन यहां पर हमने ऐसे कोई बात नहीं की है कि इसमें ज्यादा डोमिनेंट एलील है तो ज्यादा आएगा। अब देखो, जैसे इसके अंदर 2 डोमिनेंट एलील है, जैसे ये वाला मान लो 2 डोमिनेंट एलील हो गए, अगाउटी आ रहा है, यहां पर भी 2 डोमिनेंट हो सकते हैं, ये वाला कैरेक्टर बन सकता है, यहां पे भी 2 डोमिनेंट एलील है, ब्लैक आ रहा है। तो ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा कि डोमिनेंट एलील कितने हैं। अगर डोमिनेंट एलील कितने हैं उस पे कैरेक्टर डिपेंड कर जाए बेटा, तो क्या होगा, तो वो आपका क्वांटिटेटिव कहलाएगा। क्वालिटेटिव क्या होगा? क्वालिटेटिव होगा या तो कैरेक्टर आएगा या नहीं आएगा, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं यहां पर मैं आपको लिख सकता हूं कि ये जो है ये क्या है, ये पूरा की पूरा क्वालिटेटिव है। मेंडल साहब की जो जेनेटिक्स थी वो कैसी थी? वो भी क्वालिटेटिव थी। मेंडल साहब की जेनेटिक्स भी क्वालिटेटिव थी बच्चों, और उन्होंने क्वांटिटीज पे खेल, मतलब उन्होंने वर्क किया, सारा नंबर लेके 3:1 होगा, मतलब उन्होंने क्वांटिटेटिवली वर्क किया क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स पे। उनकी जो जेनेटिक्स थी वो इस पे डिपेंड नहीं करती थी कि नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने हैं। बात समझ में आई आपको? उनकी जेनेटिक्स क्वालिटेटिव थी, ये भी क्या है, क्वालिटेटिव है। लेकिन अब मैं नेक्स्ट बात करने जा रहा हूं आपके सामने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, जो कि पहला ही मैं लिख रहा हूं कि ये कैसा है, क्वांटिटेटिव है। इसका मतलब क्या है सर? अब समझाता हूं मैं आप लोगों को, अब पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है? व्हेन मोर देन वन जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर। याद रखिएगा इस बात को, मैं लिख रहा हूं यहां पर अलग से क्या, कि जीन जो है वो एक से ज्यादा है और कैरेक्टर एक है, यानी कि एक कैरेक्टर के लिए एक से ज्यादा जीन रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखिएगा, एक जीन के लिए एक जीन से ज्यादा एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हर डोमिनेंट एलील, एवरी डोमिनेंट एलील will contribute in the phenotype। हर डोमिनेंट एलील, ध्यान से सुनना बहुत, मैंने क्या बोला, जैसे आप जो पढ़ चुके हो उसी केस में से बताता हूं। आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पढ़ा था कि रेड है ना, ये वाला
पिंक था और ये वाला वाइट था। मैंने क्या बोला कि यहां पर दो डोमिनेंट एलील है। कितने डोमिनेंट एलील? दो। दोनों काम करेंगे, एक बढ़िया कलर रेड कलर आ रहा है। एक डोमिनेंट एलील हुआ तो कैसा कलर आ गया? पिंक कलर आ गया। एक भी डोमिनेंट नहीं हुआ तो कैसा कलर आ गया? व्हाइट, मतलब कोई कलर ही नहीं आया। यानी कि जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील हुए उतना कैरेक्टर आ रहा है। यानी कि एवरी डोमिनेंट एलील विल कंट्रीब्यूट इन द फिनोटाइप। हर डोमिनेंट एलील फिनोटाइप में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। और ये अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रेसेसिव वाला कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है ना। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? मान लो x है, इसका कंट्रीब्यूशन भी x हो गया, ठीक है। तो यहां पर कंट्रीब्यूशन कितना? 2x हो गया। यहां पर इसका कंट्रीब्यूशन x, इसका तो कंट्रीब्यूशन 0, तो यानी कि इसका यहां पर x होगा, यहां पर 0 होगा। तो देखो यहां पर 0 है तो व्हाइट, थोड़ा कंट्रीब्यूट किया x तो पिंक आ गया, उससे डबल किया तो और कलर आ गया रेड। ये क्वांटिटेटिव चीजें हैं, मतलब जो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पे डिपेंड कर जाए। और जो फाइनल फिनोटाइप होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? कि सारे डोमिनेंट एलील मिला के कितना क्लब करके कितना आ रहा है। यानी कि जो फाइनल फिनोटाइप होगा, फाइनल फिनोटाइप विल बी द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल डोमिनेंट एलील। हर डोमिनेंट एलील का, ध्यान दीजिएगा, हर डोमिनेंट एलील का क्यूमुलेटिव इफेक्ट, हर डोमिनेंट एलील का है ना कुछ इफेक्ट आएगा। मान लो जैसे ये है, ये एक कैरेक्टर के लिए, मान लो ये हाइट के लिए है ना, ये हाइट के लिए, तो इसने कुछ हाइट बढ़ाई, इसने कुछ हाइट बढ़ाई, इसने बढ़ाई, इसने बढ़ाई, 5 सेंटीमीटर इसने बढ़ा दी, 5 इसने बढ़ाई, 5 इसने बढ़ाई, 5 इसने बढ़ाई। हर डोमिनेंट एलील कुछ इंक्रीज कर रहा है। तो एवरी डोमिनेंट एलील विल कंट्रीब्यूट इन द फिनोटाइप। इस हर किसी का कंट्रीब्यूशन कितना? 5 का है। और हाइट कितनी हो गई टोटल मिला के? कितनी बढ़ा दी? 20। तो क्या करोगे? एडिशन करोगे ना, इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आया तो फाइनल फिनोटाइप जो होगा वो कंप्लीट क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा सारे डोमिनेंट एलील का। बात समझ में आई? चलो आगे एक चीज बताता हूं, एक लास्ट बात बताता हूं। अभी हम डायहाइब्रिड क्रॉस जब पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था वहां पर फिनोटाइप्स, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने आ रहे थे? 9:3:3:1 का फिनोटाइपिक रेशियो था। कितने फिनोटाइप्स से? 4 आ रहे थे, ठीक है। याद है आपको? 4 फिनोटाइप्स आ रहे थे, येलो राउंड, ग्रीन रिंकल्ड और येलो रिंकल्ड, ऐसे 4 फिनोटाइप्स आ रहे थे। हम नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कैसे निकालते हैं? 2 का स्क्वायर। लेकिन यहां पर नंबर ऑफ फिनोटाइप अलग होंगे, है ना, यहां पर नंबर ऑफ फिनोटाइप अलग होंगे। नंबर ऑफ फिनोटाइप अगर आपको निकालने हैं इन F2 तो होगा 2n+1। यहां पर 2n+1 होगा वेयर n इज नंबर ऑफ जीन्स। जैसे मान लो वहां पर टू हाइब्रिड मतलब डायहाइब्रिड क्रॉस पड़ा था तो 2 जीन्स से, राइट। तो 2 जीन्स में 4 फिनोटाइप्स आ रहे थे F2 के अंदर। लेकिन यहां पे 2 डालो, 2 × 2 4 + 1 5। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, 2 जीन्स जब होंगे तो उसके 5 फिनोटाइप्स आएंगे यहां पर। बात समझ में आई? जैसे समझते हैं, एक एग्जाम्पल है, इसके 2 एग्जाम्पल है। कर्नल कलर इन व्हीट, है ना, कर्नल कलर इन व्हीट। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर, इस कर्नल कलर इन व्हीट के अंदर कर्नल होता है आउटर कोट। आउटर कोट को हम कर्नल बोलते हैं। जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो कर्नल इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स कोरी के इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, है ना। तो बाहर का, बेसिकली मेरा समझाने का मतलब है कि कर्नल मतलब बाहर का, कोट को बोल सकते हैं। एक्सटर्नल जो कोट होता है इसका व्हीट का, तो उसको कर्नल बोलते हैं। तो कर्नल कलर इन व्हीट, तो इसको दिस कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स। दिस कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स। कौन सा? कर्नल कलर इन व्हीट। इसको स्टडी किया था निल्सन एले ने, निल्सन और एले ने स्टडी किया। क्या था समझते हैं बात को। देखो देखो, 2 जीन्स है जो कि एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यानी कि ये वाला तो एकदम रेड हुआ और ये वाला व्हाइट हुआ कर्नल कलर। किसका? व्हीट का। हमने क्या किया, आया ये, ठीक है। इसकी क्या करा देंगे बच्चों? आप जानते हो F1 आया, F1 की आप सेल्फिंग कराओगे, ठीक है। अब सेल्फिंग कराने के बाद यहां पर क्या होगा?
अब वो नहीं करोगे आप, 9331 वाला नहीं करोगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलग जेनेटिक्स है थोड़ी, है ना। आप समझते हैं इस बात को कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 डोमिनेंट एलील होंगे, है ना, 4 डोमिनेंट एलील होंगे। हो सकता है 3 डोमिनेंट एलील आ जाए, हो सकता है कि 2 ही डोमिनेंट एलील आ जाए, हो सकता है 1 डोमिनेंट एलील हो सकता है 1 भी डोमिनेंट एलील ना आए। ये 5 ही कंडीशंस बनेंगी, इसमें 5 ही कंडीशंस बनेंगी। कहाँ? यहाँ पर चारों डोमिनेंट एलील, चारों डोमिनेंट एलील, यहाँ पे 3 डोमिनेंट एलील, यहाँ पे 2 डोमिनेंट एलील, यहाँ पर 1 डोमिनेंट एलील, और यहाँ पर 1 भी 0 डोमिनेंट एलील। बात समझ में आई? आप बोलोगे सर यहाँ पर और भी तो कंडीशन बन सकती है, ये भी तो बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है तो 2 ही डोमिनेंट एलील ना बेटा। यहाँ पर भी बन सकती है कंडीशन। क्या बन सकती है ना, 3 डोमिनेंट एलील है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि कंडीशन 5 बनी, 4 डोमिनेंट एलील, 3 डोमिनेंट एलील, 2, 1 और 1 भी नहीं। तो बेटा अब ध्यान से सुनना, जब कोई डोमिनेंट एलील नहीं था तो कोई कैरेक्टर नहीं आया, मतलब कैरेक्टर एकदम व्हाइट कलर आ रहा है। जैसे ही थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, कलर होना स्टार्ट हुआ, इसका लाइट ब्राउन हुआ, लाइट ब्राउन कलर हुआ। जैसे ही थोड़ा सा और आया तो ब्राउन कलर आया, ठीक है। अब थोड़े 3 एलील आ गए, 3 एलील बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। यहाँ पे 2 एलील कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, मिल गए। अब 3 एलील मिलके ज्यादा काम कर रहे हैं तो ब्राउन होगा बेटा, है ना। अब चौथा एलील भी आ गया, चौथा एलील आ गया तो एकदम रेड कलर का हो जाएगा। यानी कि हर एलील ने कुछ कुछ कलर दिया, कैरेक्टर दिया, और क्यूमुलेटिव इफेक्ट उसका पूरा इसमें आ गया। बात समझ में आई? तो हमने जब इसका कराया ना, एक्चुअली क्या था बेटा, आपको पता है मेंडल साहब ने देखा था कि या तो टॉल होगा या डॉर्फ होगा, या तो येलो होगा या ग्रीन होगा, या तो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, या इन्फ्लेटेड होगा, पॉड शेप, या कॉन्स्ट्रक्टेड होगा। मतलब एक चीज के कैरेक्टर के सिर्फ 2 ही आउटकम्स होते हैं क्या? सिर्फ 2 ही ट्रेड्स हो सकते हैं क्या? नहीं। हम अपनी हाइट में देखते हैं, उससे पूछा गया यार हाइट में हम तो देखते हैं कि कोई 10 मतलब 6 फुट का है, कोई 5.5 फुट का, कोई 5 फुट का, बहुत वेरिएशन है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो ये वेरिएशन कैसे आया और डिफरेंट कलर कैसे आ रहे हैं? एक एग्जाम्पल है इसका, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखो इसमें कितने आ गए? 5 कैरेक्टर, 5 ट्रेड्स आ गए आपके पास। इस कैरेक्टर के लिए 5 ट्रेड्स आ गए, रेड, डार्क ब्राउन। लेकिन अगर हम वैसी जेनेटिक्स चल रही होते, डायब्रिड क्रॉस वाली, मेंडल वाली, तो उसके अकॉर्डिंग तो सिर्फ 2 ही ट्रेड्स से, है ना, एक कैरेक्टर के सिर्फ 2 ही ट्रेड्स से। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट ट्रेड्स आ रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा किस रेशो में आ रहे हैं, वो इस रेशो में आते हैं, 1:4:6:4:1। एक्चुअली ऐसा ही होता भी है, कर्व भी ऐसे ही बनता है बेटा, ऐसा ही होता भी है। आप देखोगे, आप अपनी क्लास में भी देखोगे, है ना, आप स्कूल जाते होंगे, स्कूल में अपनी क्लास में देखते होंगे आप कि हाइट जो है, ध्यान से सुनना, हाइट जो है बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनकी हाइट बहुत कम है ना। मैक्सिमम की हाइट जो होती है मिड रेंज की होती है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्शन देखोगे, बहुत ही डार्क कॉम्प्लेक्शन जिसका होगा वो बहुत ही कम होंगे, बहुत विटिश कॉम्प्लेक्शन, एकदम फेयर कॉम्प्लेक्शन भी बहुत ही कम होंगे। जनरली मुलाटोज, यानी कि हमारी तरह मुलाटोज ही दिखेंगे जनरली। तो मेन जो जनता है वो तो मिड रेंज में ही आती है। तो हमेशा जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है बेटा? बेल शेप बनता है, बेल शेप। पॉलीजेनिक में जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है? बेल शेप बनता है। कि देखो यहां से शॉर्ट, इंटरमीडिएट और टॉल, तो बहुत लंबे भी 6 फुट के भी 1-2 ही होंगे, 5 फुट वाले भी 2-4 ही होंगे, है ना। मेनली कौन होंगे? जिनकी हाइट, एवरेज हाइट लगभग 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 7 इंच होगी। बात समझ में आई, है ना। यहां पर मिड रेंज वाले ऐसे ही, देखो ब्राउन ज्यादा आ रहा है, ऐसे यहां पर भी हुआ, रेड एक आया, 4 डार्क ब्राउन आए, एक 6 ब्राउन आया, फिर 4 लाइट ब्राउन आए, और एक आपका व्हाइट आया। क्लियर है? ऐसा कर्व बनता है, बेल शेप कर्व बना। क्लियर है? अब ये तो कर्नल कलर इन व्हीट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी लिखती हुई है उसको समझते हैं। तो ये स्किन कलर इन ह्यूमन है ना, स्किन कलर इन ह्यूमन। इसको कंट्रोल करते हैं तीन जीन्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ह्यूमन इसको स्टडी करने वाले थे डेवेनपोर्ट साहब। तो हुआ क्या देखो,
कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी। सर एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है इसमें, तो कैसा होगा? एकदम ब्रिटिश व्हाइट है ना, और ये एकदम ब्लैक। बात समझ में आई? एकदम ब्लैक होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी F1 प्रोजेनी जो आएगी वो ये होगी, ठीक है। कितने डोमिनेंट एलील, कौन सा डोमिनेंट है इससे मैटर ही नहीं करता, ए वाला डोमिनेंट है, बी, कितने डोमिनेंट एलील? सर 3 डोमिनेंट एलील, इनका बीच का इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ गया क्या? मुलाटो। मुलाटो है ना, जो हम हैं, हम इंडियंस मुलाटोज हैं, ठीक है। एक्चुअली ब्लैक जो है वो आपको निग्रॉइड्स ब्लैक मिलेंगे आपको। एक्चुअली ये 4 नस्लें हैं, है ना, जैसे जो अफ्रीका से गई थी, मतलब अफ्रीका में ओरिजिन हुआ है हमारा ह्यूमन का। तो एक तो थी कुकासॉइड्स, जो हम लोग हैं, है ना, हम कुकासॉइड्स हैं। दूसरा निग्रॉइड्स है बेटा, है ना, निग्रॉइड्स मतलब जो ब्लैक हैं, जैसे आपको मतलब देखने को मिलते हैं नाइजीरिया वगैरह में देखने को मिलते हैं, राइट। तीसरी है मैंगलोइड्स। मैंगलोइड्स होते हैं जैसे आपको जापान, चाइना के लोग देखने को मिलता है, जापान के नॉर्थ ईस्ट, हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये जो लोग होते हैं इनको मैंगलोइड्स बोलते हैं। और जो गोरे लोग हैं यानी कि अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलियंस, इन सबको ऑस्ट्रेलॉइड्स बोलते हैं, है ना, ऑस्ट्रेलॉइड्स बोलते हैं। तो चलो हम कुकासॉइड्स हैं, हम मुलाटोज हैं, है ना, हमारा कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है, जनरली तो यही है, राइट। फिर इसकी क्या करा देंगे? कुछ बच्चे बोलेंगे सर सेल्फिंग करा दो, तो यार ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर तो सेल्फिंग नहीं होती है, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या कराओगे? इंटरब्रीडिंग करा दें। इंटरब्रीडिंग भी नहीं होती, इंटर मैरिज बोल सकते हैं ना, शादी करा देंगे ना। तो कितने बनेंगे सर? 2n+1। कितने बनेंगे? 2n+1। n कितना है? नंबर ऑफ जीन्स 3, यानी कि 3 × 2 6 और एक 7, 7 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये वाला जिसमें 6 डोमिनेंट एलील हैं, ठीक है, यानी कि ये वाला होगा। फिर एक बनेगा जिसमें, मतलब ऐसे कई सारे बनेंगे जिसमें 5 डोमिनेंट एलील होंगे। कोई भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि ये हो, सॉरी, इसमें 5 डोमिनेंट एलील है। हो सकता है कि स्मॉल सी हो, बाकी सब कैपिटल हो, सी वाला एक स्मॉल हो, है ना। मतलब मेरा कुल मिला के कहना है कि 5 डोमिनेंट एलील होने चाहिए। यहाँ पर 4 डोमिनेंट एलील, यहाँ पे 3 डोमिनेंट एलील, यहाँ पर 2 डोमिनेंट एलील, यहाँ पर 1 डोमिनेंट एलील, और यहाँ पर एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है, 0 डोमिनेंट एलील। क्लियर है बात? समझ में आई? तो देखिएगा यहाँ पर मैंने बोला कि ये वाला जो है ये कैसा है? एकदम ब्लैक। 6 है ना। ये 3 वाला कैसा था? मुलाटो। और जिसके पास एक भी नहीं है, यानी कि स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, ये कैसा होगा? वाइट। लेकिन हमें कॉम्प्लेक्शन तो और भी देखने को मिलते हैं, वो इसकी वजह से देखने को मिलते हैं। देखो ध्यान से देखो, मुलाटो है, इधर की तरफ जाऊंगा तो वाइट की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा? फेयर, वेरी फेयर, और ये वाइट, ठीक है ना। अब इधर से जाऊंगा तो डार्कनेस की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, है ना। तो यहां पे 3 डोमिनेंट एलील मिलके मुलाटो ला रहे थे। ये वाला क्या होगा? ब्राउन, ये वाला डार्क ब्राउन, और फिर वो ब्लैक हो जाएगा। तो बच्चों 7 कैरेक्टर्स, 7 ट्रेट्स आ गए कैरेक्टर के, है ना। बड़े सारे कॉम्बिनेशंस मिले, बड़े सारे ट्रेट्स आ गए। तो ऐसे ही ट्रेट्स आते हैं। आप बोलोगे कि सर क्या यही जेनेटिक फिनोमिना है? नहीं, इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी है। भाई आप धूप में जाओगे टैनिंग हो जाएगी, वो इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से भी आ रहा है, लेकिन वो टैनिंग तो रिमूव हो जाएगी। आप डी टैन क्रीम्स वगैरह सब यूज करोगे, है ना, आप ट्रीटमेंट लोगे, टैनिंग तो रिमूव हो जाएगी, वो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्शन आ जाएगा। लेकिन जो ये कॉम्प्लेक्शन है वो तो जीन्स में है, वो तो परसिस्ट करेगा बेटा। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, इसका भी क्या होगा? इसका भी सेम कर्व बनेगा। ऐसे तो बहुत ही कम होंगे जो आपकी क्लास में जो बहुत ज्यादा डार्क होंगे, जो बहुत ज्यादा वेटिश होंगे, जनरली तो ये मिलता है। जनरली तो मुलाटोज ही हैं। अब ध्यान से देखना, ये क्या है? इसका रेशो होगा 1:6:15:20:15:6:1। क्लियर है? मतलब अगर आपकी क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, कितने, 50,
64 स्टूडेंट्स अगर, तो उसमें से 20 कैसे होंगे, लगभग ऐसे होंगे, होने चाहिए, जरूरी नहीं है, ऐसी है प्रोबेबिलिटी है, एक वाइट होगा एकदम ब्लैक होगा, इस तरह से प्रोबेबिलिटी बनेगी। क्लियर है बात, जनरली ऐसा होता है। तो देखो यहां पर क्या है, 1 6 15 20 15 6 1, ये ऐसे कर्व जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा, ये आप बोलोगे सर ये रेशो कैसे याद रखें, काफी मुश्किल है। मैं बोलता हूँ बहुत आसान है। इस रेशो को याद रखने का तरीका है, देखो ऐसे लिखो 1 1, ठीक है, पहली लाइन हो गई है। फिर यहाँ पे 1, इन दोनों को प्लस किया 2, फिर ये 1, ठीक है। फिर ध्यान से सुनना, फिर 1 1 यहाँ पे लिखा, इन दोनों को प्लस किया 3, इन दोनों को प्लस किया 3, फिर 1 1 यहाँ लिखा, इन दोनों को प्लस किया 4, इन दोनों को प्लस किया 6, इन दोनों को प्लस किया 4, फिर 1 1 यहाँ लिखा, इन दोनों को प्लस किया 5, इन दोनों को प्लस करेंगे 10, इन दोनों को करेंगे 10, इन दोनों को करेंगे 5, फिर 1 1 लिखा, इन दोनों को करेंगे 6, इन दोनों को प्लस करूंगा 15, इन दोनों को करूंगा 20, इन दोनों को करूंगा 15, इन दोनों को करूंगा 6 और 1। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी फर्स्ट लाइन थी, ये सेकेंड लाइन थी, ये थर्ड लाइन थी, ये फोर्थ लाइन थी, ये फिफ्थ लाइन थी और ये सिक्स्थ लाइन थी। कितने एलील्स हैं यहाँ पे, 6 एलील्स हैं, 3 जीन्स 6 एलील्स। ये वाली लाइन ले लो, यही रेशो होगा। देखो बात समझ में आई? पिछले में कितने एलील्स थे, 2 जीन्स से 4 एलील्स, क्या यही रेशो था? देखो 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1, क्या यही रेशो आपको दिख रहा है? तो आपको ये याद रखने का एक बेहतरीन तरीका मैंने आपको बताया। क्लियर है बात? चले, एनसीईआरटी क्या लिखती है अब उसको पढ़ते हैं एक बार, है ना। एक बार एनसीईआरटी क्या लिखते हैं उसको देख लेते हैं। मेंडल स्टडीज मेनली डिस्क्राइब दोज ट्रेट्स दैट हैव डिस्टिंक्ट alternative forms such as flower color, either पर्पल और वाइट। ऐसे बोला, मेंडल ने जो कैरेक्टर लिए थे उसमें तो 2 ही ट्रेट थे, जैसे फ्लावर कलर में पर्पल या वाइट, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। बट इफ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड दैट देयर आर मेनी ट्रेट्स विच आर नॉट डिस्टिंक्ट इन देयर अकरेंस एंड आर स्प्रेड अक्रॉस अ ग्रेडियंट। ये कहता है कि ऐसे जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो ऐसा नहीं है कि या तो टॉल है या डॉर्फ है, आपको एक पूरी रेंज देखने को मिलती है। बात समझ में आई? आपको एक पूरी रेंज देखने को मिलेगी। तो यानी कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन वी डोंट हैव जस्ट टॉल और शॉर्ट पीपल एज 2 डिस्टिंक्टिव ऑल्टरनेट्स बट अ होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट्स। ठीक है, सच ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स, 3 या 3 से ज्यादा जीन्स को कंट्रोल करते हैं, है ना, इस कैरेक्टर को। इसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं, पॉलीजेनिक ट्रेट्स हैं। Besides the involvement of multiple genes, polygenic inheritance also takes into account the influence of environment. ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये तो मल्टीपल जीन्स का इन्वॉल्वमेंट तो है ही, मतलब स्किन कॉम्प्लेक्शन पे जीन्स तो इन्वॉल्व है ही, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी है बेटा। क्लियर? ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लासिक एग्जाम्पल फॉर दिस। इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। हर एलील का, हर डोमिनेंट एलील का एक इफेक्ट आ रहा है और सबका, सब एलील का जो इफेक्ट होगा वो एडिटिव होगा, सबको ऐड होकर फाइनल फिनोटाइप आएगा। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, लेट अस अज्यूम दैट 3 जीन्स कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C कंट्रोल स्किन कलर इन ह्यूमन, है ना। स्किन कलर ह्यूमन में करते हैं तीनों, अगर तीनों डोमिनेंट में है तो डार्क स्किन कलर आएगा, एंड अगर तीनों रिसेसिव फॉर्म में है तो लाइट स्किन कलर आएगा। ठीक है, द जीनोटाइप विद ऑल द डोमिनेंट एलील विल हैव द डार्केस्ट स्किन, उसकी डार्केस्ट स्किन होगी, और जिसका ये वाला होगा उसकी लाइटेस्ट स्किन होगी। क्यों होगी, कैसे होगी, बता चुका हूं। ठीक है, एज एक्सपेक्टेड। क्यों? हर एलील क्या कर रहा है, मेलानिन बना रहा है, हर एलील मेलानिन बना रहा है। एक एलील मान लो 1 यूनिट मेलानिन बनाया, एक एलील, 4 एलील होंगे, 4 डोमिनेंट कंडीशन में आएंगे, 4 अपने को एक्सप्रेस करेंगे तो 4 यूनिट बना देंगे। जितना यूनिट मेलानिन उतना ही डार्क स्किन कॉम्प्लेक्शन होगा। ठीक है, चलो ये एनसीईआरटी लिखती है ना। डिपेंड करेगा नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील्स इन द जीनोटाइप वुड डिटरमाइन द डार्कनेस और द लाइटनेस ऑफ द स्किन इन एन इंडिविजुअल। ये तो डिपेंड करेगा कि कितने डार्क हैं, कितने वो हैं। क्लियर? चलो, which of the following character represent inheritance of blood group in humans?
ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला ब्लड ग्रुप, बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं, अगर आपको आता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये वाला इसके ऊपर डोमिनेट करता है, तो ये क्या हो गया, डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना। ये वाला इसके ऊपर डोमिनेट कर रहा है ना, ये रिसेसिव है, तो ये व्हेन डिसिमिलर एलील्स आर प्रेजेंट वन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इज कॉल्ड डोमिनेंस। तो ये वाला डिसिमिलर है, ये वाला रिसेसिव है, डोमिनेट कर रहा है, तो ये डोमिनेट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस का केस हो गया। दूसरा अगर ये वाला लूं तो ये भी एक्सप्रेस कर रहा है, ये भी कर रहा है, दोनों ही अपने आप में डोमिनेंट है, दोनों डोमिनेंट, तो क्या बोला, को डोमिनेंस बोला बेटा जी, ठीक है। तीसरी बात है कि ये कितने एलील्स हैं, 3 एलील्स हैं, ए बी और ओ, तो इसको क्या बोलूं मैं, मल्टीपल एलिलिज्म बोलूं, वहां पर पढ़ा था एग्जाम्पल। तो आपसे पूछा है ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस, 2018 नीट का सवाल है भाई, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, यानी कि आंसर जाएगा ए बी सी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसा तो कुछ इंटरमीडिएट कैरेक्टर तो आ ही नहीं रहा कहीं पर भी। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बिल्कुल नहीं है भाई, जीन तो एक ही है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तो पॉसिबल ही नहीं, एक ही जीन होगा, कौन सा, जीन आई, इसी जीन आई के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट है, जीन तो एक ही है, क्लियर है। चलो अब एक सवाल करते हैं हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा बहुत। मैंने क्या बोला बेटा जी कि प्लांट की हाइट को 2 जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, सबसे छोटा यानी कि ये एक भी डोमिनेंट नहीं होगा, तभी सबसे छोटा है, तो 20 सेंटीमीटर का है। एंड द टॉलेस्ट प्लांट इज 32 सेंट, टॉलेस्ट तो ये वाला ही होगा। 4 डोमिनेंट एलील, जब एक भी नहीं था 20 तो तब भी आ रही थी, 20 सेंटीमीटर तो तब भी थी। 4 डोमिनेंट एलील ने मिलकर कितनी बढ़ा दी सर, 12 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दी, कितनी इंक्रीज कर दी, 12 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दी, क्लियर है। 4 एलील्स ने मिलकर, 4 एलील्स ने मिलकर कितनी इंक्रीज कर दी, 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आई आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, 12 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दी। अब एक एलील, ध्यान देना, एक एलील कितनी कर पाया होगा, इसका मतलब 3 सेंटीमीटर, 2 कर पाए होंगे, 2 एलील कितनी कर पाए होंगे, 6 सेंटीमीटर, 3 एलील कितनी कर पाए होंगे, 9 सेंटीमीटर, 4 कितनी कर पाए होंगे, 12। हर एक एलील 3 सेंटीमीटर बढ़ा पा रहा है ना, इस हिसाब से ये हमने पता लगा लिया, ठीक है। अब आपको निकालना है what will be the height of plant containing homozygous dominant and heterozygous। homozygous dominant ये वाला, और दूसरा heterozygous जीन, इसकी हाइट क्या होगी भाई, कितने डोमिनेंट एलील है, 3, तो कितनी हुई, 9 सेंटीमीटर, 3 डोमिनेंट एलील की 9 सेंटीमीटर, प्लस मिनिमम 20 तो थी, जब एक भी नहीं था तो भी 20 तो थी यार, है ना, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 29 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसकी लगाओ, अगर एक डोमिनेंट एलील होता तो कितनी होती, 20 तो मिनिमम है ही, ये 3 ऐड हो जाता, 23 होती। अगर 2 डोमिनेंट एलील होते तो 26 हाइट होती, 26 सेंटीमीटर, 3 होते तो 29 होती, 4 होते तो इसमें और 3 ऐड कर दो 32 होती। ये तो दे ही रखी हमें, बात समझ में आए, जिसको नहीं समझ में आए उसके लिए है एक चम्मच। देखो एक्चुअली आपको सबसे पहले क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 डोमिनेंट एलील, एक डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, जो भी आपको मैक्सिमम फिनोटाइप दे रखा है उसमें से माइनस कर दो मिनिमम फिनोटाइप, यानी कि 32 माइनस 20, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलील्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एलील्स। कितने पॉसिबल एलील्स हैं सर, 2 जीन है, 4 ही एलील्स हो सकते हैं, 4 से ज्यादा तो नहीं हो सकते, टोटल एलील्स, डोमिनेंट नहीं, टोटल एलील्स निकाल लोगे आप, एक डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर जिस भी जीनोटाइप का आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, मिनिमम फिनोटाइप प्लस कंट्रीब्यूशन, इसको मैं अगर सी मान लूं,
है ना, इसको अगर मैं सी मान लूँ तो कंट्रीब्यूशन ऑफ वन डोमिनेंट एलील जो इसका आएगा आपका इनटू नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, किसमें, जो आपको निकालना है। ये कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला है। मैं चाहता हूं आप इन सब फॉर्मूले से मत जाओ, बट अगर आप इन फॉर्मूले से भी जाओगे तो क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। 30 मतलब मैक्सिमम फिनोटाइप 32, मिनिमम फिनोटाइप 20, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एलील्स 4, ठीक है। तो कितना आ गया 12/4, 3 आ गया। ये तो हमने ऐसे ही निकाल लिया था, ये तो हमने ऐसे ही निकाल लिया था, 3 सेंटीमीटर आया। फिर जो आपको निकालना है उसका कैसे निकालेंगे, मिनिमम फिनोटाइप कितना है 20 प्लस जो आपने निकाला सी कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 कितना निकाला 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। कितने डोमिनेंट एलील है इसमें, कितने डोमिनेंट एलील है इसमें, 1 2 3, 3 डोमिनेंट एलील है ना, 3। तो कितना हुआ 20 + 9 29। बट ये सब बेकार तरीके हैं, ये सब अच्छे तरीके नहीं है। आप मेन इसी तरीके से जानिए, राइट। जैसे एक और सवाल करते हैं इसी के ऊपर, देखो मैंने बोला अब वेट ऑफ फ्रूट 3 जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। सबसे हैवी वाला ये है, आप इस वीडियो को पॉज करके पहले खुद से करके देखना, फिर आगे देखना, ये वाला होगा। और सबसे लाइटेस्ट वाला कितना है 49 ग्राम का है, यानी कि सबसे लाइटेस्ट तो यही होगा 49 ग्राम का, ठीक है। क्या वेट होगा उस फ्रूट का जिसमें हेट्रोजाइगस होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा और होमोजाइगस रिसेसिव होगा, यानी कि किस एलील की बात कर रहा है, हेट्रोजाइगस ये रहा, होमोजाइगस डोमिनेंट ये रहा, होमोजाइगस रिसेसिव तीसरा जीन ये रहा। इसका कितना होगा, मेरे को तो सिर्फ मतलब है कितने डोमिनेंट एलील, 3 डोमिनेंट एलील। ध्यान से सुनना, जब एक भी डोमिनेंट नहीं था तो 49 ग्राम था, जब 6 डोमिनेंट एलील आ गए तो 73 हो गया, यानी कि 6 डोमिनेंट एलील मिलकर कितना इंक्रीज कर पाए, इसमें से इसको माइनस करो 24 ग्राम आ जाएगा, 24 ग्राम इंक्रीज कर पा रहे, 73 - 49, क्लियर है। तो एक डोमिनेंट एलील कितना कर पाएगा, जब 6 24 कर पा रहे हैं तो एक 4 ग्राम कर पाएगा, 2 डोमिनेंट एलील कितना कर पाएंगे 8 ग्राम, 3 डोमिनेंट एलील कितना कर पाएंगे 12 ग्राम, ठीक है ना। आपको निकालना है इसका कितने डोमिनेंट एलील है 3, तो क्या होगा, बहुत सिंपल सर, मिनिमम इतना तो आ ही रहा है और 3 डोमिनेंट एलील की ताकत है कि 12 और बढ़ा दे, यानी कि 61 ग्राम हो जाएगा। बात समझ में आई। इसका आप आंसर मेरे को खुद बताएंगे, है ना, कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर आप मेरे को खुद बताएंगे, क्लियर। चलो लास्ट, एक आज का लास्ट टॉपिक है हमारा क्या, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ध्यान से सुनिएगा बात को, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ चुके होंगे, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये ओवम है बेटा, या मैं एग बोल सकता हूं, या मैं सेकेंडरी oocyte बोल सकता हूं अगर ज्यादा टेक्निकल जाऊं तो यहां पर इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म पड़ा है, ये क्या है साइटोप्लाज्म। स्पर्म आया इसके साथ फ्यूज कर गया, स्पर्म का तो साइटोप्लाज्म लगभग ना के बराबर था और ये बन गया क्या, अब इसका जो डीएनए इसके अंदर था ना, साथ ही साथ अब स्पर्म का भी डीएनए है। तो आपको नहीं लग रहा कि यही ओवम अब जाइगोट कहला रहा है, यही ओवम जाइगोट कहला रहा है, बस फर्क इतना है कि इस सेल में इसी का खाली जेनेटिक मटेरियल था और इस सेल के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल और आ गया स्पर्म का, बाकी सब तो सेम ही है। यानी कि जो सारा साइटोप्लाज्म है, ये जो सारा साइटोप्लाज्म है वो किसका है, स्पर्म का है? नहीं सर, स्पर्म का तो खाली हो जाके फ्यूज किया, स्पर्म में तो खुद में बहुत लिटिल सा साइटोप्लाज्म होता है। तो ये साइटोप्लाज्म किसका है, ओवम का है। यानी कि आपके अंदर जितना साइटोप्लाज्म आया है वो सब की सब मदर से आया है। तो यार इस साइटोप्लाज्म के अंदर बड़े सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे अंदर जितने सेल और मतलब ऑर्गेनेल्स भी आए हैं वो किससे आए, अपने मदर से आए हमारे। ये देखो ये आया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ था ये, जाइगोट में कहाँ से आया माइटोकॉन्ड्रिया, सर ये रहा।
इसके साथ से स्पर्म का फ्यूज किया, इसी को मैंने जायगोट बोल दिया, तो सब कुछ तो इसी का प्रेजेंट है। क्लियर? आप जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, उसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं। तभी तो हम इस सेल ऑर्गेनेल को क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं ना। ये सेमी ऑटोनॉमस होते हैं, मतलब इनके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये प्रोकैरियोटिक टाइप डीएनए होता है, आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को। आप इतना मानो ये डीएनए कैसा है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए। तो यानी कि जितना भी साइटोप्लाज्म है, ये सारे, इन सब के अंदर भी जीन्स है। ये क्या है, जीन्स है। इन जीन्स को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा जीन्स बोलते हैं बेटा, प्लाज्मा जीन्स बोलते हैं। क्लियर है ना? और ऐसे जितने भी प्लाज्मा जीन्स हैं, उन सारे प्लाज्मा जीन्स को मिलाकर पूरा कलेक्टिव, जितने भी प्लाज्मा जीन्स हैं उन सबको कलेक्टिव मिला के बोलते हैं प्लाज्मोन। तो यार एक चीज बताओ, आपके अंदर जितना भी प्लाज्मा जीन्स आया वो सब का सब सिर्फ मदर से ही आया है क्या, सिर्फ मदर से आ रहा है क्या, है ना? तो इसलिए इसका एक और नाम है क्या, इसका एक और नाम है मैटरनल इनहेरिटेंस। ठीक है ना? ये हमारी मां से हमारे अंदर आया। क्लियर है? एकदम समझ में आया आप लोगों को? अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला पूरा जायगोट वगैरह सारी चीजें बन चुकी है। नाउ हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, इनके अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जीन्स साइटोप्लाज्म के थ्रू नेक्स्ट बेबी में चले जाते हैं। तो कुछ कैरेक्टर हमारे पास इनसे भी आए हैं, बहुत ही कम कैरेक्टर्स होते हैं, बट ये कैरेक्टर हमारे अंदर भी आए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ माँ से आते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को? यही था साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्लियर हुई सब बातें बच्चे आज के लेक्चर्स की? तो अगली क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अगली क्लास में हम लोग क्रोमोसोमल थियरी से स्टार्ट करेंगे। जेनेटिक्स का हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जेनेटिक्स का हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का एक पार्ट खत्म कर दिया। आज हमने क्या क्या पढ़ा, 2 मिनट के अंदर क्विक रिवीजन कराता हूं आप लोगों को। एंड दैट इज, सबसे पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन के अंदर मुझे जाना हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। फिर हमने वेरिएशंस जाना, वेरिएशंस के टाइप्स जाने, जोमिनल वेरिएशन और सोमैटिक वेरिएशंस। जोमिनल वेरिएशंस ही इनहेरिटेबल होते हैं, सोमैटिक वेरिएशंस इनहेरिटेबल नहीं होते हैं। फिर हमने कुछ टर्म्स को जाना, है ना, जीन्स को जाना हमने, जीन्स क्या होते हैं, ये जीन एक्सप्रेसिव होने चाहिए, जीन प्रेजेंट होने चाहिए, एक्सप्रेसिव होने चाहिए, और उसको एनवायरमेंटल कंडीशन भी मिलनी चाहिए ताकि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बना दे बेटा, है ना। वो जीन वो सेगमेंट है डीएनए का जो काम करता है, जो प्रोटीन बनाता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके। बात समझ में आई? फिर एलील की बात करते हैं। एलील वो पार्ट है, एलील डीएनए की ऑल्टरनेट फॉर्म्स है जो कि म्यूटेशन से बनी है बेटा, डिफरेंट म्यूटेशंस हुई जिसकी वजह से एलील बन गया, ठीक है। फिर हमने जाना कि ये जो एलील है, जो म्यूटेंट एलील है, जितना भी डिफरेंट एलील बन रहे हैं उनको म्यूटेंट एलील बोलेंगे, और जो हमेशा से प्रेजेंट था, जो सबसे पहले था, वो वाइल्ड एलील था, है ना। हो सकता है कि म्यूटेंट एलील काम ना करे तो रिसेसिव बोल दूंगा, हो सकता है काम करे तो डोमिनेंट ही बोलूंगा। तो जरूरी नहीं है कि जो म्यूटेंट एलील है वो रिसेसिव ही होगा, डोमिनेंट भी हो सकता है ना। ये मॉडिफाइड एलील जो है, म्यूटेंट एलील है, मॉडिफिकेशन हुआ ना इसमें, ये डोमिनेंट भी हो सकता है। फिर हमने कुछ और टर्मिनोलॉजी पढ़ा, कैरेक्टर्स पढ़ा, ट्रेट्स पढ़ा, फिनोटाइप, जीनोटाइप, हेमीजाइगस, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये तमाम बातें पढ़ी। फिर हमने इनब्रीडिंग डिप्रेशन पढ़ा, हमने हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड विगर, हेट्रोसिस पढ़ा। फिर हमने बेटा जीनोम क्या होता है वो पढ़ा, राइट। इसके बाद हमने कहा कि इनहेरिटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स और पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स को हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस पे बेस्ड थी। मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर सबसे पहले हमने मेंडल साहब के बारे में पढ़ा कि वो 1822 में पैदा हुए। फिर वो 1856 के अंदर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया मटर के पौधे पे, गार्डन पी, पाइसम सटाइवम पर। 7 सालों में जाके खत्म हुआ 1863 में। 1865 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से अपना पेपर भी पब्लिश किया, लेकिन उनका वर्क रिकॉग्नाइज नहीं किया गया बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स। 1884 में उनकी किडनी डिजीज की वजह से डेथ हो गई।
फिर 1900 के अंदर 3 साइंटिस्ट आए, कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डेवरिज एंड एरिक वॉन शेरमार्क, जिन्होंने इंडिपेंडेंटली काम करके 1900 के अंदर मेंडल को फिर से हम सबके दिलों में जिंदा कर दिया, उनको रीडिस्कवर कर दिया और उनका पेपर रीपब्लिश कराया। फिर हमने देखा कि मेंडल ने एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस किया, हमने बोला मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और उसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने जाना, ठीक है। फिर हमने डायहाइब्रिड क्रॉस देखा, डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जाना। फिर हमने कुछ स्पेशल क्रॉसेस किए, क्या, बॉट, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस, चेस्ट क्रॉस एंड दूसरा रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है। रेसिप्रोकल क्रॉस कराने का रीजन क्या था, हमें पता चले कि पेरेंट को अगर मैं रिवर्स करूं तो क्या कोई इफेक्ट आएगा, तो दिखता है कि इफेक्ट तो आता है, लेकिन किसमें, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अंदर, क्लियर। फिर हम मूव कर गए बेटा पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स पे, जिसमें हमने वन जीन इंटरैक्शन यानी कि इंट्राजेनिक और इंटर एलिलिक इंटरैक्शन की बात की, देन टू जीन इंटरैक्शन जिसके अंदर हमने नॉन एलिलिक इंटरैक्शंस की बातें की, और थर्ड है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो हम वन जीन इंटरैक्शन में 4 चीजें पढ़नी थी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें हमने देखा फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आता है। एग्जाम्पल था फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापाया 4 o'clock प्लांट। दूसरा एग्जाम्पल फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन डॉग फ्लावर या 4 o'clock प्लांट, क्लियर है, यह हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि F1 प्रोजेनी जो थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, वो किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं करती है, ठीक है। फिर हम मूव कर गए बेटा कोडोमिनेंस पे। कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल है AB ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल है, ठीक है ना। रॉन कैटल के अंदर, रॉन कैटल भी इसका एग्जाम्पल है ना। रॉन कैटल मतलब कैटल के अंदर कोट कलर भी इसका एग्जाम्पल है। हमने देखा कि दोनों ही डोमिनेंट थे, है ना, दोनों ही डोमिनेंट थे, इसलिए हमने सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं। दोनों डोमिनेंट थे, F1 प्रोजेनी पेरेंट से, दोनों पेरेंट से रिजेंबल कर रही थी। कंप्लीट डोमिनेंस में एक पेरेंट से रिजेंबल कर रही थी, इनकम्प्लीट में किसी से रिजेंबल नहीं कर रही थी, को डोमिनेंस में दोनों पेरेंट से रिजेंबल कर रही थी। फिर हमने पढ़ा बेटा मल्टीपल एलिलिज्म। हमने देखा कि 1 से 2 से ज्यादा एलील होंगे, लेकिन पॉपुलेशन के अंदर ही स्टडी कर सकते हैं, जीन एक ही होगा, कैरेक्टर एक ही होगा। एग्जाम्पल था ABO ब्लड ग्रुपिंग। फिर हमने ABO ब्लड ग्रुपिंग को डिटेल जाना। फिर हमने बात किया बच्चों प्लियोट्रॉपी, जो एक जीन था बट एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था। एग्जाम्पल लिया था हमने, क्या एग्जाम्पल लिया था हमने, पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट, जिसके अंदर 2 कैरेक्टर्स हमने देखे थे। जीन B 2 कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा था, क्या क्या, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, है ना, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, और सीड शेप। सीड शेप का जो कैरेक्टर था वो कंप्लीट डोमिनेंस था, और साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन जो था बेटा वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था। तो एक कैपिटल B स्मॉल b, एक तो इंटरमीडिएट कैरेक्टर दे रहा है इसमें, और सीड शेप वाले में वो डोमिनेंट कैरेक्टर दे रहा है। इसलिए बोला एनसीईआरटी ने, डोमिनेंस इज नॉट द ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन, बट उसके प्रोडक्ट का फीचर है बेटा, जीन के प्रोडक्ट का फीचर है, क्लियर। फिर हमने बातें की, ये सब यहाँ पे बातें, वन जीन इंटरैक्शन खत्म हुआ। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने पढ़ा 2 जीन इंटरैक्शन, जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री जीन की बात की। एग्जाम्पल है फ्लावर कलर इन लेथायरस ऑडोराइटस या स्वीट पी, जिसमें हमने फिनोटिपिक रेशियो 9:7 जाना, है ना, जिसके बिना काम ना चले। फिर हमने एपिस्टासिस पढ़ा। एपिस्टासिस में डोमिनेंट एपिस्टासिस और रिसेसिव एपिस्टासिस पढ़ा बेटा। डोमिनेंट एपिस्टासिस में फिनोटिपिक रेशियो था 12:3:1। एग्जाम्पल था फ्रूट कलर इन समर स्क्वाश। फिर हमने रेसेसिव एपिस्टासिस पढ़ा, जिसको हम सप्लीमेंट्री जीन भी कहते हैं, इसमें ये सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल है कोट कलर इन माइज, फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:4 बेटा। फिर हमने बात की पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, जो जिसको हम न्यूमेरिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं, इसको हम क्वांटिटेटिव भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पे बेस्ड है। एक से ज्यादा जीन होंगे, एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे होंगे, हर डोमिनेंट एलील अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा, एंड द फाइनल फिनोटाइप विल बी द कंट्रीब्यूशन, आई मीन कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल डोमिनेंट एलील या क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल डोमिनेंट एलील, क्लियर। इसके अंदर हमने 2 एग्जांपल्स जाने, क्या, व्हीट कलर, नहीं सॉरी, कर्नल कलर इन व्हीट, जिसमें 2 जीन्स कंट्रोल कर रहे थे कैरेक्टर को, निल्सन और LA साहब ने दिया था। फिनोटिपिक रेशियो F2 के अंदर 1:4:6:4:1, 1:4:6:4:1 आया था, राइट। फिर हमने स्किन कलर इन ह्यूमन पढ़ा, जो कि 3 जीन कंट्रोल करते हैं, डेवेनपोर्ट साहब ने स्टडी किया। हमने इसके अंदर फिनोटिपिक रेशियो देखा, क्या, 1:6:15:20:15:6:1, 7 फिनोटाइप आए थे किसमें, F2 जनरेशन में। फिर हमने इसके ऊपर कुछ सवाल पढ़े बच्चे, है ना, और उसके बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक और देखा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। यहां तक की जेनेटिक्स हम लोग जान चुके हैं। अगली क्लास में मिलेंगे जेनेटिक्स का पार्ट 2 से। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा, है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।